तो कल हमने आपको बताया था आफस्पा कानून के बारे में। हमने बताया था कि आफस्पा कानून जो होता है ये बेसिकली सेना को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर देता है। सबसे पहली शर्त है कि अगर किसी देश के किसी क्षेत्र में अगर कहीं पर भी शांति व्यवस्था भंग होती है या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर हमारा पुलिस प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको हमारा जो गृह मंत्रालय है ये डिस्टर्ब एरिया घोषित करता है। डिस्टर्ब एरिया मतलब अशांत क्षेत्र, जहां शांति व्यवस्था भंग हो गई है। और आपको पता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? सेना की नहीं, पुलिस की। समझ में आया? जब शांति व्यवस्था भंग हो जाती है तब सेना फिर सामने आती है। तो जब शांति व्यवस्था भंग हो जाती है तो उस क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया जाता है और फिर इस डिस्टर्ब एरिया में सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाता है? सेना के ऊपर। और जो हमारे जवान होते हैं उस जगह की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनको कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं और इसी दिशा में एक कानून बनाया गया था, इसका नाम था अफस्पा कानून, यानी आर्म्स एक्ट स्पेशल फोर्सेस कानून। तो इस कानून में क्या होता है, मानकर चलिए कि जैसे मणिपुर है, अगर मणिपुर में अफस्पा कानून लगा दिया गया तो इसका मतलब है जितने क्षेत्र में अफस्पा कानून लगा हुआ है वहां पर सेना के पास पूरी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन एकदम निष्क्रिय भूमिका में रहेगा या फिर सेना के साथ मिलकर काम करेगा। सेना के पास यह अधिकार है कि जिस पर डाउट होगा उसकी तुरंत तलाशी ले सकती है। इतना ही नहीं, जिस वाहन पर उनको संदेह होगा पूरा वाहन चेक कर सकते हैं। अगर उनको किसी क्षेत्र में ऐसा लगता है कि वहां पर आतंकवादी या कोई अलगाववादी बैठे हुए अंदर, तो उस पूरी इमारत को उड़ा सकते हैं। शक होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं। इतने सारे अधिकार, किसी व्यक्ति को संदेह होने पर गिरफ्तार कर सकते हैं। इतने सारे अधिकार मिल जाते हैं और 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने नहीं देंगे। जब इतने सारे अधिकार मिल जाते हैं तो राज्य कहता है कि हम तो पुलिस व्यवस्था पर चलते हैं और आपने सेना हमारे ऊपर आरोपित कर दी और हमारी पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि राज्य के पास पुलिस होती है। पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का, और सेना संघ सूची का। तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या होती है? राज्य कहते हैं कि हमारी शक्तियों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है। इसीलिए हमेशा इस कानून का विरोध होता रहा, क्योंकि इस कानून में अधिकांश शक्तियां सेना के पास हैं और सेना बल का प्रयोग करती थी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। पुलिस की वो सुनती नहीं थी, राज्य सरकार की सुनती नहीं थी। तो इसलिए ये हमेशा विवाद का विषय रहा और इसीलिए राज्यों ने हमेशा मांग की कि इस कानून को हटा लीजिए। जहां पर ये कानून लगाया जाता है हमेशा राज्य यही कहते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके हटाइए। जम्मू कश्मीर में हमने आपको बताया था, एक मांग वहां के लोगों की यह भी है कि इस कानून को बिना लेट लपेट किए हुए तुरंत हटाइए, क्योंकि इस कानून के द्वारा ऐसा, हम ये नहीं कहते कि सेना बल का प्रयोग करती है अनावश्यक, जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहां पर अशांति है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जहां पर आतंकवादी बैठे हुए हैं वहां पर सेना ऐसे तो पूछेगी नहीं कि अपना नाम बताइए। जनगणना करने तो आए नहीं है वो सैनिक कि नाम पूछे, अपना नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, कहाँ रहते हैं ये बताइए। उसे ये बंदूक लगाते हैं, बाद में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब पसंद नहीं आता है, तो इसलिए इस कानून को हटाने की मांग हमेशा होती रही है। केंद्र सरकार ने भी इस बात को समझा, कहा स्थिति तो सही है, क्योंकि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने मसलों पर स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। लेकिन जब सेना का शासन लग गया या सेना के हाथ में शक्तियां दे दी तो कहीं ना कहीं राज्यों की शक्तियां कम हुई। तो केंद्र ने कहा एक काम करते हैं, इसका एक हल निकालते हैं। हल क्या निकाला? कहा कि सेना अपने आप काम नहीं करेगी, सेना पुलिस के सहयोग से काम करेगी। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको पूछताछ के बाद पुलिस को सौंप देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। इतना ही नहीं, जिसको गिरफ्तार किया है 24 घंटे के बाद उसको किसके पास ले जाना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। अगर पूछताछ करनी है किसी से, पुलिस की देखरेख में आप करेंगे। ये सारी शक्तियां किस लिए लाई हैं? ताकि चेक एंड बैलेंस हो सके। ये हमने आपको बताया था। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति तो आपको पता थी। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा कानून। अब पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? जिसको हम कहते हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का मतलब होता है कि भारत के उत्तर पूर्व के राज्य, और ये उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं इसमें मेनली
जो ये राज्य हैं इनको हम लोग जानते हैं सेवन सिस्टर के नाम से। लेकिन जब हम पूर्वोत्तर कहते हैं तो सेवन सिस्टर प्लस एक ये राज्य ये शामिल होते हैं, यानी कि ये है सिक्किम, उसके बाद यहां पर आसाम, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, और यहाँ पर ये जो है मेघालय। ये हो गए आपके 7 राज्य, 7 राज्य प्लस सिक्किम, इनको मिलाकर हम लोग कहते हैं पूर्वोत्तर राज्य। और पूर्वोत्तर राज्य में अब हम बात करने वाले हैं इस कानून की, क्योंकि सबसे अधिक अगर प्रयोग कहीं किया जाता रहा है तो यहीं पर हुआ है। यहां पर क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आतंकवाद से ग्रसित है, और आतंकवाद से निपट पाना पुलिस के बस की बात तो है नहीं। तो वहां पर हमको समझ में आता है जो स्थितियां रही हैं, पाकिस्तान से सीमाएं हमारी टच रही हैं, तो हमको पता है कि वहां पर हमको ये कानून लगाना पड़ेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है यहाँ पर अलगाववादी रहे हैं, उग्रवादी रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को ये कानून लगाना पड़ा है। आपने एक शख्सियत का नाम सुना होगा, इरोमा शर्मिला नाम की एक महिला थी, इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता रहा है। उन्होंने लगभग 20 साल तक अन्न इसलिए त्यागा हुआ था इसी कानून को लेकर, और हमेशा इसका विरोध किया, ये कानून हटाइए। लेकिन उसके बाद भी आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं इस कानून को हटाती है? कुछ तो वजह होगी, समझ पा रहे? ये कानून देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि अगर अपने ही घर में सैन्य शासन लगाना पड़े, मान लीजिए आपके ही परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसे हो जो एकदम तानाशाह प्रकार के हों, है ना, कि आपसे एक चीज कहा काम करने के लिए, आपने नहीं सुना तो आपको सीधे बंदूक लगा दिए, फिर आप मजबूरी में सोते हुए जाना पड़ा, कहा 5 बजे उठना है, नहीं उठे, बंदूक लेकर खड़े हो गए, उठ रहे हुए नहीं। तो अगर ऐसा स्थिति होगी तो आपको कैसा लगेगा? घुटन महसूस होगी, लगेगा हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, हम ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, हमारे अपने अधिकार हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम गुलामों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो लगेगा ना अंदर कि हम देश में रहकर भी कैसा है, गुलाम बने हुए हैं, कैदियों की तरह जीवन जी रहे हैं। यही कंडीशन वहां हो जाती है जहां पर सैन्य शासन लगाया जाता है। हालांकि सेना ये जानबूझकर नहीं करती है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन कई ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर कुछ लोगों को इसका गलत परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है, आम आदमी को, कॉमन पीपल को। तो लगाया तो गया था शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? और अराजकता उत्पन्न हो गई, साथ में वहां के लोगों में और नकारात्मकता उत्पन्न हो गई। इसीलिए इस कानून का विरोध होता रहा है। तो लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा कानून। पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा कानून लिखेगा। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में, अच्छा उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर वो एक ही है, ठीक है। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में सेवन सिस्टर तथा सिक्किम को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ लगातार बढ़ती रही है, तथा इस क्षेत्र में उग्रवादी चरमपंथी घटनाएं तथा अलगाववादी गतिविधियां हिंसात्मक रूप लेती रही हैं। आगे लिखिए, इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए
इस क्षेत्र में अफस्पा कानून लगाकर सेना को विशेष अधिकार दिए जाते रहे हैं। हो गया? क्लियर इतना? और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि आसाम की स्थिति क्या है, वहां कौन सा गुट एक्टिव है, मणिपुर में कौन कौन से समुदाय क्रियाशील हैं, जिसको लेकर आप देख रहे हैं 1 साल से अधिक हो गया है घटनाएं चल रही हैं। ये सारी चीजें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आपने रोहिंग्या संकट के बारे में पढ़ा था इंटरनेशनल रिलेशन में, लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशन के साथ साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को रोहिंग्या संकट के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर रोहिंग्या संकट से हमारे देश में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आगे लिखिएगा। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय। ठीक है, हमने पहले बताया इस सब्जेक्ट में जो भी कुछ होगा कौन करेगा? केंद्र सरकार में भी कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर इस मंत्रालय को कहा जाता है आंतरिक मामलों का मंत्रालय, इसी गृह मंत्रालय को कहा जाता है। ठीक, यानी प्रधानमंत्री जी के बाद कोई सबसे पावरफुल अगर मंत्रालय होता है जो हर नेता चाहता है कि हम ये बने, तो वो यही मंत्रालय है, क्योंकि सबसे अधिक शक्तियां इसी मंत्रालय के पास होती हैं। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। आपस्पा कानून में पहले रोक एवं संतुलन, आपस्पा कानून में पहले रोक एवं संतुलन, इंग्लिश में क्या कहेंगे? चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था कायम है, की व्यवस्था कायम है। और सेना प्रत्येक गतिविधि में पुलिस से सहायता प्राप्त करती है। स्थानीय पुलिस में उसी राज्य के स्थानीय निवासी होते हैं। स्थानीय पुलिस में उसी राज्य के स्थानीय निवासी होते हैं। जिस कारण से लोगों में आक्रोश भी कुछ कम होता है। हो गया? आगे लिखिएगा, लिखिए, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। यदि अफस्पा कानून को यदि अफस्पा कानून को हाँ, फुल स्टॉप लगा के लिखिएगा। यदि अफस्पा कानून को सिर्फ जन विरोध के आधार पर हटा लिया जाए, सिर्फ जन विरोध के आधार पर हटा लिया जाए, तो ऐसे में वहां पर आतंकी समूह सक्रिय हो सकते हैं। तो वहां पर आतंकी समूह सक्रिय हो सकते हैं। इसलिए इसलिए स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसलिए स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब कानून व्यवस्था कायम हो जाती है, तो इस कानून को हटा भी लिया जाता है। कायम हो जाती है तो इस कानून को हटा भी लिया जाता है। जैसे 1947 में
पंजाब और चंडीगढ़ से 1947 में पंजाब और चंडीगढ़ से इस कानून को हटाया गया था। वहीं त्रिपुरा में वहीं त्रिपुरा में 1954 में इसे लगाया गया और 2015 में वापस लिया गया और 2015 में वापस लिया गया। जबकि मणिपुर में, ये अभी का करंट अफेयर है, ठीक है, जबकि मणिपुर में स्थिति सही न होने के कारण इसको और अधिक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर में स्थिति सही न होने के कारण इसको और अधिक बढ़ा दिया गया है। हो गया ठीक। अब हमने आपको जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे थे उसमें हमने आपको लिखाया था पैलेट गन का प्रयोग, लिखाया था। पैलेट गन बेसिकली एक बंदूक ही होती है, बस इससे आदमी प्रॉपरली मरता नहीं है। हाँ, एक छर्रे नुमा। मान लीजिए अराजकता उत्पन्न हो गई है, कहीं भीड़ बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस सब समझाती रहेगी लाठियों से लोग मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कार्रवाई करनी पड़ती है, अब ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि सीधे सीधे AK-47 चलवा दें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, विरोध करने का अधिकार मिला हुआ है और कुछ भी होगा। लेकिन हम लोग ये स्थिति नहीं कर सकते, हम लोग चाइना नहीं है। चीन कर सकता है। चीन में अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो चीन को अगर जरूरत पड़ी तो 10 लाख लोग भी खड़े होंगे तो उनको गोली से मरवा देगा, वो ऐसा देश है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, करना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रकार की जो गन होती है पैलेट गन, उसका प्रयोग किया जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को भगाने के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना आक्रोशित क्यों ना हो, जब उसको थोड़ा खतरा महसूस होता है ना तो भागता है घर के लिए। ये तो हर कोई जानता है ना। कुछ होते हैं कार्यकर्ता, वो जिद्दी होते हैं, कहते हैं नहीं आज सब भाग जाएंगे, मैं ज्यादा देर तक कुटता रहूंगा तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। जैसे अभी विपक्ष पर लाठी चलवाई तो दो चार बुजुर्ग लोग हैं, वो कुटते रहे, बेहोश होते रहे, तो वो ही दिख रहे हैं, बाकी सब गायब हो गए। अब इनकी छवि अच्छी बन गई पार्टी में, जब सत्ता में पार्टी आएगी तो इनको महत्वपूर्ण पद मिल जाएगा क्योंकि इन्होंने खून बहाया है। समझ में आया? और जो युवा होते हैं वो इनको आगे करते जानबूझकर, कहते हैं भाग भी नहीं पाएंगे, इनको आगे करो, ये कुटते भी रहेंगे और इनके पास अनुभव भी बहुत पुराना है। हाँ, इसीलिए उनको आगे किया जाता है। तो वही होता है, जब भी क्राउड होता है, क्राउड गैदरिंग नहीं संभलती है तो पैलेट गन का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन इससे नुकसान नहीं हुआ कि कोई अपंग हो गया, किसी की आंख चली गई, यहाँ तक कि किसी की जान भी चली गई। इससे हिंसा और भड़क गई और सवाल उठे कि आखिर ये प्रयोग अपने देश में क्यों कर रहे हैं इस गन का प्रयोग। लेकिन हम लोग मैसेज देना चाहते थे आतंकवादियों को कि अगर आप सोच रहे हो कि हम आपके ही देश में लोगों को भड़काएंगे आपके खिलाफ और अपने जो भी हमारे मंसूबे हैं उनको कायम करेंगे, पूरा करेंगे, तो ऐसा नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ी तो अपने लोगों को भी हम लोग क्या करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन आतंकवाद को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी जीरो टॉलरेंस। आतंकवाद किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता रहा है, तो वहां पर कई तरह की घटनाएं हुई, इसीलिए ये एक मुद्दा है। वहां के लोगों का कहना है कि ये क्यों चलाते हो ये गन। ठीक है, तो लिख लीजिएगा पैलेट गन का प्रयोग। पैलेट गन का प्रयोग। लिखिएगा, जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों में जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों में पैलेट गन का प्रयोग भी एक विवादित मुद्दा रहा है। जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों में पैलेट गन का प्रयोग भी एक विवादित मुद्दा रहा है।
इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता था इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता था इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता था जहां आतंकवादियों द्वारा समर्थित जहां आतंकवादियों द्वारा समर्थित भीड़ जहां आतंकवादियों द्वारा समर्थित भीड़ हिंसात्मक गतिविधियां करने लगती थी हिंसात्मक गतिविधियां करने लगती थी। इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से आतंकवादियों को यह संदेश दिया जाता था आतंकवादियों को यह संदेश दिया जाता था कि इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी रूप में स्वीकार नहीं इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। ठीक है, अब ये कैसे पता पड़ेगा कि इन सभी गतिविधियों के पीछे आतंकवाद शामिल है? ये कौन सूचना देगा? कौन सी एजेंसी है? रॉ देगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। हमारे देश में जो इंटेलिजेंस है उसके लिए दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। एक वो एजेंसी जो देश के अंदर की सूचना एकत्रित करती है, एक वो एजेंसी है जो देश के बाहर रहकर सूचना एकत्रित करती है। जो अंदर करती है वो होते हैं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है कि देश के अंदर अगर कहीं पर भी हिंसात्मक घटनाएं होने वाली हैं या कोई अराजक तत्व आ चुके हैं, उन सभी की जानकारी को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके किसको? पुलिस को भेजना। समझ में आया? पुलिस को ही तो भेजेंगे। और दूसरी एजेंसी इसका नाम है रॉ। ये रॉ बेसिकली वो एजेंसी है जो देश के दूसरे भागों में दुनिया में कहीं पर भी अगर कोई भारत विरोधी षड्यंत्र चल रहा है तो उस प्रकार की सूचना एकत्रित करते हैं। और ये जो इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बाकायदा लीगल प्रक्रिया के द्वारा किसी देश में जाते हैं, उनका बाकायदा वीजा रहता है, पासपोर्ट रहता है, आराम से रहते हैं, सबके सामने रहते हैं, घूमते फिरते हैं बढ़िया। एक ये होते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जैसे मान कर चलिए हमारे यहाँ से रॉ के एजेंट अगर अमेरिका में है तो दो तरह के एजेंट होंगे। एक वो एजेंट होंगे जो सबके सामने होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, सबको पता होगा कि ये रॉ के एजेंट है। तो मान के चलिए अब आप ही को देखकर किसी को पता है कि ये गुप्तचर है, तो उसका बर्ताव कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। आपको कोई सूचना मिलेगी? नहीं मिलेगी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलती है। अगर ऑफिसर इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो हाव भाव से जान रहा है तो वो अंदाज लगा लेगा, नहीं तो आपको ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो यानी रॉ में ऐसे ऑफिसर जो लीगली तरीके से किसी देश में रहते हैं वो ज्यादा अच्छी भूमिका नहीं निभा पाते हैं देश के इंटेलिजेंस में। लेकिन दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं अंडर कवर एजेंट। ये वो लोग होते हैं जिनकी अपनी आइडेंटिटी, पहचान सब गायब रहती है। ना तो इनका नाम रहता है, ना इनका देश रहता है, ना इनका कोई अस्तित्व रहता है, ये किसके बच्चे हैं ये भी नहीं पता रहता है, ये करते क्या थे ये भी नहीं पता रहता है। तो ऐसे लोग जब दुनिया के दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, वहीं के होकर हो जाते हैं एक प्रकार से, वहीं के जैसे जैसा देश वैसा भेष, वहां वहीं के जैसा बर्ताव करने लगते हैं, उन्हीं के देश की खिदमत करने लगते हैं रहकर, और जो भी सूचनाएं हमारे देश के लायक होती हैं उसको भेजते रहते हैं। ये हमारे लिए सबसे काम के होते हैं। और साथ में किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल काम है ऐसे लोगों को हायर कर पाना या देख पाना कि ये लोग कहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी भी जगह हो सकते हैं। हो सकता है कोई टिफिन बांटने वाला है, वो ये काम कर रहा हो पाकिस्तान में। हमारे यहाँ से ऐसे बहुत से थे, रविंद्र कौशिक का नाम आपने सुना होगा, लगभग 20 साल पाकिस्तान में रहे। इतना ही नहीं, वहां की सेना में जो टॉप सेकेंड रैंक होती है वहां तक पहुंच गए। अब आप समझ सकते हैं इस लेवल पर, वहीं शादी किए, वहीं पूरा परिवार, सब कुछ, यहाँ से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद काम किसके लिए करते थे? भारत के लिए। ये होती है सबसे हाईएस्ट लेवल की देशभक्ति। समझ में आया? कि आपको ना तो आइडेंटिटी मिलनी है, आप देश के सैनिक भी नहीं कहलाएंगे, और आप काम देश के लिए कर रहे हैं। किस समय आपको गोली मार दी जाएगी, क्या किया जाएगा, इसका आपको खुद कुछ नहीं पता है। समझ पा रहे? इस लेवल पर आपके घर वालों को नहीं पता कि आप हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं। इस लेवल पर आपको प्राइवेसी रखनी पड़ती है। आपका अस्तित्व ही खत्म होता है, आप कुछ है ही नहीं। हो सकता है कि आप इतना ऊंचा काम कर रहे हैं देश के लिए और आपको कहीं उन्होंने मारकर किसी कचड़े के ढेर में रख दिया है, ये भी स्थिति हो सकती है।
यानी जिस सम्मान के लिए यहाँ सब कोई घूम कर रहता है कि शहीद भी होंगे तो एक तिरंगा उड़ाया जाएगा, कुछ नहीं वहां नसीब। लेकिन उसके और यहाँ तक कि उनकी पहचान तक कितनों को जानते हैं, एक दो हाईलाइट हुए उनको जानते हैं, आप बाकी जानते हैं किसी को? न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी देश में शहीद हुए होंगे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना बता सकते हैं। ये होती है व्यवस्था। और ये लोग, कोई दबाव नहीं रहता सरकार का कि आपको ये काम करना है, ये स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ऐसे लोग हैं और वे इतने इंटेलिजेंट कि दूर से ही भाप लेंगे सारी परिस्थितियों को, कैसे संदेश भेजना है। सोचिए पूरे देश की मशीनरी काम कर रही है इस चीज को खोजने में, ये जासूस तो नहीं है, या हमारे यहाँ और कोई जासूस तो नहीं है, सूचनाएं तो नहीं जा रही हैं, उसमें आप अकेले बैठे हुए हैं और सारी इंफॉर्मेशन भी भेज रहे हैं। हर पल रिस्क है, पता नहीं कौन सी घड़ी आपकी आती हो, लेकिन फिर भी काम करते हैं। तो ये होते हैं इंटेलिजेंस, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। सीआईए है, सीआईए वालों को तो फिर भी समझ लीजिए, तो अमेरिका की एजेंसी है, उसके पास तो फिर भी इतना दबदबा है कि दुनिया में उसके जासूस मान लीजिए अंडर कवर भी थे और बाहर भी पकड़े गए, तो किसी देश की हिम्मत नहीं है कि उनको कुछ कर दे। मान के चलिए सीआईए वाले अगर अमेरिका पाकिस्तान में पकड़े गए, तो क्या पाकिस्तान की हिम्मत है कि उनको टॉर्चर कर सके? जिस दिन पकड़े जाएंगे वो कहेंगे ठीक है हम एजेंट है, अब करो क्या करना हमारा, बकायदा सम्मान के साथ विमान में बैठा कर छोड़ने जाएंगे। समझ पा रहे? ये होती है देश की अपनी ताकत, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर हमने एक सीआईए वाले को कुछ कर दिया तो हमारा पूरे पाकिस्तान को समेट कर यहीं डाल देंगे अरब सागर में। इतना होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए देश को मजबूत होना चाहिए। क्या चीन के एजेंट कोई पकड़ लेगा तो कुछ कर पाएगा उसका? नहीं कर पाएगा। हाँ वो पहचान लेंगे, क्यों ना पहचानेंगे, लेकिन सर ऐसा नहीं है। अंडर कवर का मतलब होता है वो सारा कुछ चेंज कर लेते हैं अपना इस तरह से, प्लास्टिक सर्जरी से लेके, तुमको क्या लगता है किसी को ऐसे ही भेज देंगे? तुम लोगों को भेज देंगे कि नहीं जाओ पाकिस्तान में देखो क्या चल रहा है, पता पड़ा गए यहाँ से वहां बिरयानी खाने लगे और कह रहे बस सब बढ़िया है यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपने जैसे लोग हैं। पता पड़ा पता पड़ा यहाँ का मिशन ही फेल हो गया। तो हम बता रहे हैं ना, अगर तुम ही लोगों को ऐसे भेज दे तो तुम लोग घूमने लगो, अमेरिका भेज दे कि जाओ कुछ जानकारी देना, पता पड़ा जानकारी की जगह अमेरिका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर फोटो खिंचा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की, मैंने व्हाइट हाउस आया। जो जानकारी नहीं देनी थी वो जानकारी खुद बता रहे कि मैं कहाँ कहाँ पर स्टे किया हूँ, है ना? ऐसे नहीं भेजते हैं, बहुत कुछ छिपाना पड़ता है। इसलिए ऐसे एजेंट रेयर होते हैं और बहुत से लोग हुए हैं पूरे दुनिया में जिन पर किताब भी लिखी गई है, उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दी है दूसरे देशों में रहकर, लेकिन कोई नहीं उनको पहचान पाया। जो हमारे समय सिक्योरिटी चीफ हैं अजीत डोभाल जी, वो पाकिस्तान में थे। अब सोचिए कितना बारीक काम होता है, पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान में कोई एक जासूस तो होता नहीं है, इतना ही नहीं 50 अगर जासूस हैं ये भी एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को नहीं पहचानते, यहाँ तक कि जानते ही नहीं है, बताया ही नहीं जाता। आपको सिर्फ आपका काम पता है कि आप वहां जासूस हैं, आपका ये काम है, बाकी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका सहयोगी कौन है, वहां पर कुछ नहीं आपको बताया जाएगा। तो एक बार दरगाह में ये थे, किसी दरगाह में, वहीं पर पूरा गेटअप उन्होंने वही पाकिस्तान वाला कर लिया था, लेकिन कान में बाली पहने हुए थे, वो ध्यान नहीं गया इनका। दूसरा कोई व्यक्ति था यही इंटेलिजेंस का, उसने फिर तुरंत कहा, वहीं से गुजरते हुए, बोला नहीं डायरेक्टली, वहां से निकलते हुए बाली को लेकर इंडिकेट किया, समझ गए तुरंत। ये होता है इस लेवल पर काम, समझे? अगर सोचिए कोई और दूसरा इंटेलिजेंस का होता तो वहीं पकड़ जाते। इतना रिस्क रहता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। बहुत अधिकांश लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, कुछ होते हैं जो निकल कर ऊपर आ पाते हैं। इसलिए तो देखिए इतने साल से बने हुए हैं ना सुरक्षा प्रमुख, होती हैं बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, बड़े बड़े विद्वान कर देते हैं, समझे? ऐसा नहीं होता है सब, ये सब उन्हीं के चीजें हैं जो गुजर कर आए हैं। अब सतर्कता बरतते हैं, वही होता है। तुम लोगों को क्या लगता है कि जो ऊंचाई पर पहुंच गए उससे गलतियां नहीं होती हैं? सब कुछ होता है, हर किसी से गलतियां होती हैं, है तो इंसान ही। इंटेलिजेंस में ये थोड़ी अपने आप को, ठीक है वो इतना कुछ किए, और एक व्यक्ति जब लंबे समय तक रहता है 4-5 साल ना किसी, वो सोचने लगता है कि अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, डर ही नहीं है, अब तो मैं इन्हीं के जैसा हो गया। पहन ली होगी, क्या दिक्कत, ना रहा होगा ध्यान, बाद में फिर किसी ने बताया तो फिर जाकर, तो वही बात है कि इसी, और इनकी भर्ती भी कहीं से नहीं होती है रॉ वालों की, समझ में आया? किसी को रॉ में जाना है तो रॉ वाले उसको ढूंढेंगे, आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि रॉ कहाँ है, आपको कुछ नहीं पता पड़ेगा। उन्हें अगर आपकी जरूरत होगी तो वो आपको ले जाएंगे। अब वो हायर करते हैं सेना से,
पुलिस से, उनको जहां से जो मिल जाता अच्छा इंसान, लगता कि नहीं ये व्यक्ति है इस लायक, उसको ले जाते सीधे। हाँ, तो अब तुम लोग अपने टॉपिक पर आओ। पैलेट गन का प्रयोग लिखो। लिख लिया ये? कहाँ तक लिखा? हाँ, आगे लिखिए। पेट्रोल बम, नहीं इसी में है। पेट्रोल बम तथा पत्थर, पेट्रोल बम तथा पत्थर आसानी से उपलब्ध हैं। पेट्रोल बम तथा पत्थर आसानी से उपलब्ध हैं, जिससे बड़ी संख्या में, जिससे बड़ी संख्या में जवान आसानी से घायल हो जाते हैं। बड़ी संख्या में जवान आसानी से घायल हो जाते हैं। आगे लिखिएगा। आंतरिक सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना को इसका प्रयोग करना पड़ता है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना को इसका प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके प्रयोग को लेकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसके प्रयोग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, क्योंकि कई लोग इसके प्रयोग से स्थायी रूप से अंधे हो गए। स्थायी रूप से अंधे हो गए, देख लिया? इसके प्रयोग से स्थायी रूप से अंधे हो गए। तो यहां से विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कोई छल रहा है वो आंख में आपके घलेगा, सीधी बात है। इतना तो रहता ही है ना उसका। तो इसलिए स्थायी रूप से जब अंधे हो गए तो इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को एक एडवाइस दी, सेना से कहा कि इसकी जगह आप गन पाउडर का इस्तेमाल किया कीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेना को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेना को पैलेट गन के स्थान पर गन पाउडर के प्रयोग की सलाह दी गई। हो गया क्लियर? अगला टॉपिक लिखिएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्या का मुख्य कारण, जम्मू कश्मीर की समस्या का मुख्य कारण जम्मू कश्मीर की समस्या का मुख्य कारण, तो ये तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर जिस समय से भारत के साथ शामिल हुआ है उसी समय से यहाँ पर अशांति है। अशांति का सिर्फ एकमात्र कारण रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान चूंकि सबसे पहले हमारे इतने बड़े क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के ऑलरेडी कब्जा किए हुए है, तो सीधी बात है उसकी पहुंच अंदर तक है। क्योंकि कश्मीर के लोग हैं तो वो एक ही विचारधारा के, कुछ उस साइड है उनको भड़काया जाता है। मानकर चलिए कि एक ये क्षेत्र है, यहाँ पर आपका कोई रिश्तेदार रहता है, यहाँ पर आप हैं, अभी तक आना जाना था, लेकिन जैसे एलओसी हो गया तब आप नहीं आ जा पा रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान के दायरे में है मान लीजिए। तो इनको तो भड़काता होगा ना कि देखो तुम लोग मिल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार वहां रह गए, और देखो कैसे भारत अत्याचार कर रहा है। अब वहां पर कम्युनिकेशन तो ऐसा है नहीं, न्यूज भी पाकिस्तानी है। हो सकता है दिन भर उसको यही बैठकर दिखाते हो, देखो कश्मीर में तुम्हारे साथियों को कैसे मारा जा रहा है। हो सकता है वहां शूटिंग करते रहते हो उसी क्षेत्र में, और वही दिखाते रहते हो इनको मारा गया, इनको मारा गया। तो इनमें नफरत भरते हैं।
ठीक है, तो ये लोग क्या है, इन्हीं से निकलते हैं आतंकवादी जो साइड है, इन्हीं को तैयार करते हैं कि तुमको बदला लेना है। किसका बदला लेना है? अपने भाई लोगों का। इस क्षेत्र को भारत कब्जा किए हुए है, इनका तुमको बदला लेना है। तो बेचारे ये, इनको ना कुछ पता, ये लोग तैयार हो जाते, कहते हैं हाँ बिल्कुल हमें को जिम्मेदारी मिली हुई है। सेना से प्रशिक्षण दिला दिया। अभी जब हम लोगों ने स्ट्राइक की थी तो यहीं पर तो हम लोगों ने बम फोड़े हुए थे, जो कैंप चल रहे थे। और इन कैंप में कौन लोग थे? वही लोग जो गरीब लोग हैं, बच्चे थे, जिनको तैयार किया जा रहा था, जिसके दिमाग में बचपन से ये बोएंगे आप कि हम लोग इस कारण से परेशान है, हम लोग इसलिए विकास नहीं कर पा रहे, भारत हमको परेशान किए, भारत टॉर्चर कर रहा है। तो बच्चे को क्या पता कि भारत कर क्या रहा है? उसको तो जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा। अब जैसे हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वही दिमाग में रहेगा, कुछ अलग लिखेंगे? अभी पढ़ा दिया जाए कि नहीं तैयार हो जाओ तुम लोगों को, पाकिस्तान के लिए निकलना है। तो अगर 1 साल तक यही पढ़ाते रहेंगे तो कम से कम 2-4 लोग तो तैयार ही हो जाएंगे, कहेंगे नहीं बिल्कुल अब समय आ गया है पाकिस्तान को पूरा बर्बाद करने का। तो वही चीज है, इसलिए कहा जाता है एजुकेशन का रोल बहुत बड़ा होता है, समझे? इसलिए सबसे पहले आतंकवादी कहाँ से तैयार होते हैं? पढ़ाई वाले स्थानों से, जहाँ शिक्षा शिक्षा के रूप में विज्ञान नहीं सिखाया जाता, गणित नहीं सिखाया जाता, शिक्षा के रूप में सिर्फ और सिर्फ सिखाया जाता है कि आप क्यों परेशान है भारत की वजह से, अब भारत से बदला लीजिए, समझे? और उनको इतिहास बताया जाता है कि तुम्हारे जो पिताजी थे ना वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनको भारत ने मार दिया था, और वो अपने साथ ये उन्होंने इतना नाम है उनका। तो बच्चा भी कहता है हमारे बब्बा से तो ज्यादा काम करना है हमको आगे जाकर, है ना? ऐसा चलता है। इसलिए दिन भर वो बेचारे बैरिकेडिंग नाचते रहते हैं, उनको लगता है कि क्या है, जाओ घुसपैठ करो। यहाँ भी कुछ लोग हैं कश्मीर में, ये उनको समर्थन देते हैं, इनको भी लगता है कि नहीं नहीं बहुत गलत हुआ था उस समय, कुछ लोग हमारे वहां चले गए तो ये लोग भी सपोर्ट करते हैं। यही सब चल रहा है। जब तक कश्मीर पूरा एक नहीं होगा तब तक वहां भारत शांति नहीं बना सकता है। हम लोग सेना के दम पर, हमने आपको बताया था कि शांति 2 प्रकार की होती है, एक शांति स्थापना करना और एक शांति बनाना, यानी पीस कीपिंग और पीस मेकिंग। शांति सेना के दम पर तो आप बना सकते हैं, सेना खड़ी है, सीधी बात है, कोई नहीं बोलने की हिम्मत करेगा, ना कोई विरोध कर पाएगा। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी सेना अलग होगी, सेना आप हटाएंगे, उस दिन लोगों के दिमाग में जो आक्रोश भरा हुआ है वो फिर से एकजुट हो जाएंगे, और फिर यहाँ तक कि अभी की अपेक्षा और अधिक उग्र हो जाएंगे। अगर परमानेंटली सॉल्यूशन करना है तो उनकी समस्याओं का समाधान करो, उनकी जो दुख तकलीफ है उनको हल करो। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पीओके का जो क्षेत्र है ये पूरा हम लोगों में शामिल नहीं होता है, क्योंकि जब तक कश्मीर एक नहीं होगा तब तक हम उसको क्या नहीं कर पाएंगे, पूरे डेवलपमेंट का जो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे, और उनके आंतरिक जो मसले हैं उनको नहीं सुलझा पाएंगे। समझ पा रहे इस बात को? तो इसीलिए कश्मीर में ये समस्या बनी हुई है। तो कश्मीर की समस्या का मुख्य कारण कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे पहली चीज क्या है? वो तो सबको पता है, कश्मीर में समस्या क्यों बनी हुई है, क्या कारण है उसके पीछे। शिवाजी के बारे में तो पढ़ा ही होगा आपने, छत्रपति शिवाजी। तो आपको पता होगा कि उनके क्षेत्र में वो इसीलिए ताकतवर बन पाए, मराठा साम्राज्य की स्थापना कर पाए, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्षेत्र दुर्गम था, वहां के लोग बहुत मेहनती थे, पहाड़ वगैरह था, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ था। तो उनको नेचर ने ही एक ऐसा किला बना दिया था कि कोई भी आएगा पहाड़ चढ़कर, तो आपके सैनिक ऊपर बैठे हुए हैं पहाड़ के, वो पहले ही उसको मार देंगे, यानी सुरक्षित। तो सेम वही कश्मीर की हालत है। कश्मीर भौगोलिक रूप से बहुत जटिल है, बहुत जटिल संरचना है, ठीक है? तो इस जटिल संरचना ने वहां आतंकवाद को पनपने के लिए स्थान प्रदान किया है। अगर हम लोगों की तरह इस तरह मैदान होता तो तब ये नहीं हो पाता इतना, समझ में आया? तो ये वहां की जो जटिल भौगोलिक संरचना है उसका बहुत योगदान है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग देकर लिखिएगा, जटिल भौगोलिक संरचना। जटिल भौगोलिक संरचना। तो अगर आप जम्मू कश्मीर का मैप देखेंगे, हमने आपको बताया भी था, तो उसमें अधिकांश आपको क्या नजर आएंगे? जैसे हमने कहा था ना हिमालय पढ़िएगा, जब आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कितने बड़े बड़े पर्वत वहां फैले हुए हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है काराकोरम रेंज, वो भी फैली हुई है, लद्दाख श्रृंखला वो भी फैली हुई है, इसके अलावा जास्कर पर्वत श्रृंखला वो भी फैली हुई है। इसके बाद एक बड़ी घाटी है जिसका नाम है ITS-Z,
और इस घाटी से जैसे आगे निकलेंगे तो फिर आपको मिलता है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय से आप बृहद हिमालय में तो इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, समझ पा रहे? बृहद हिमालय में तो दुनिया के जो सबसे टॉप 10 हाईएस्ट पीक हैं वो सब उसी में दी हुई हैं, पूरे के पूरे उसमें। इसके बाद आप आएंगे तो फिर एक घाटी है, उसके बाद आएंगे तो कश्मीर घाटी है, फिर आता है लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। तो इतनी दुर्गम संरचना है कश्मीर के क्षेत्र में, हिमालय का जो हम लोग बृहद रूप देख पाते हैं पूरा वहीं पर है। तो इस तरह की जब जटिल भौगोलिक परिस्थितियां हैं तो इस कारण से वहां विकास कार्य भी ठीक से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैदान पर सड़क निर्माण करना आसान होता है, और दुर्गम क्षेत्रों में, या चिनाब नदी पर एक ब्रिज बनाया गया, 2006 से काम चल रहा था, 25 आ गया, तो इतना लंबा समय, समझ रहे इस बात को? कारगिल पर सड़क अभी 2 साल पहले बनाई गई। तो जहाँ सड़क नहीं होगी, जहाँ परिवहन नहीं होगा, जहाँ चिकित्सा नहीं होगा, जहाँ हेल्थ इशू रहेंगे, जहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं दी जाएगी, वहां के लोग और करें भी तो क्या करें? तो उनको भड़का पाना आसान होता है, या उनका देश के विरोध में प्रयोग कर पाना आसान होता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है सरकार की तरफ से, आप बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको क्या कहा जाएगा? देखो सरकार का रवैया, तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, अब तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, अब तुमको क्या करना पड़ेगा? आवाज उठानी पड़ेगी। हो सकता है एक बंदूक भी खरीद कर दे दे, कि आवाज अकेले से काम नहीं चलेगा, ये बंदूक लो, इससे फिर क्या करो? हिंसा फैलाओ, तब जाकर तुम्हारी आवाज सुनी जाएगी। तो सीधी बात है, जब परेशान इंसान होता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ वही करता है जो उसको अच्छा लगता है सामने से। समझ पा रहे इस बात को? यही यही स्थिति है, जहां कहीं भी दुर्गम परिस्थितियां हैं, और जहां हेल्थ अच्छी नहीं है, फैसिलिटी, जैसे वो मांझी थे, उन्हें तो पर्वत तोड़ा, अगर पर्वत तोड़ने की जगह बंदूक किसी ने दे दी होती तो सिस्टम को तोड़ दे, है ना? पर्वत तोड़ने में 20 साल लग गए, सिस्टम को तोड़ने में 2 घंटे लगते, फिर वो टूट जाते, फिर भी नाम रहता कि चलो किसी की पत्नी की डेथ हो गई, उसने बदला लेने के लिए पूरे प्रशासन से पंगा ले लिया। लेकिन अभी जो काम किया वो प्रेरणा का स्रोत है। एक और कोई मांझी निकले हैं, वो उड़ीसा के हैं, उन्होंने भी सड़क बना दी है ना? हाँ, तो वो निकलते रहते हैं, तुम लोग भी कुछ पैसे पहाड़ वहाड़ तोड़ने का काम किया करो। पता पड़ा तुम लोग भी कोई सुरंग वरंग बना दो, कहीं से देर में नाम आ जाए कि नहीं, देखो एक बचपन में इन्होंने काम शुरू किया था, आज 60 साल के हो गए और देखो कितना शानदार ब्रिज बनाया। करना चाहिए, समय लगता है। अब तो यही तो है संघर्ष, 20 साल तक कोई छह हथौड़े से पहाड़ तोड़े, कम से कम सरकार को इतना कर देना चाहिए था, उस समय तक भी उपकरण आगे होते, थोड़ा अच्छे अच्छे धारदार चीजें दे देते कि जल्दी तोड़ दें। कोई इंसान काम कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। हंसते हैं लोग, छह हथौड़े से तोड़ रहा है, उसको देखकर हंस रहे हैं, इतना बड़ा पहाड़ छह हथौड़े से काट दिया। इससे अच्छा होता कम से कम चंदा करके उसको कुछ और दे देते, फावड़ा भी दे देते, है ना? RDX भी दे देते कि इसको लगाओ सीधे उड़ाओ। पता पड़ा फिर माझी पहाड़ तोड़ने की जगह खनन का काम करने लगते, कहते जब पहाड़ तोड़ना ही है तो फिर इससे क्रेशर डाल दो, यहाँ पर क्रेशर का काम करेंगे, है ना? उससे ही पहाड़ टूट जाएगा, पैसे भी आएंगे। ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, ये तुम लोगों के दिमाग में तो यही आइडिया होगा। तो वही हम कह रहे हैं ना, अगर मान जी के पास ये आइडिया होता कि पहाड़ तोड़ने से के साथ साथ पैसे भी कमाए जा सकते हैं, तो वो यही काम करता। जैसे पहाड़ तोड़ता, उसके जो निकलती सामग्री, उससे कहीं रेत बनाता, कहीं कुछ को जाकर बेचते मार्केट में। तो चूहे मारकर खाने के साथ साथ ये भी तो कर सकते थे, इससे VIP शाम को पनीर खाते, सुबह फिर लग जाते अपने काम पर, ये भी कर सकते थे। पूंजीवादी होनी चाहिए। आप सोचिए, वहां से लेकर दिल्ली तक इंदिरा गांधी से मिलने के लिए पैदल यात्रा कर ली, और नेता तो सबसे जल्दी होते हैं जो भूल जाते हैं। नेता और क्रिकेट में भाई यही समानता है, दोनों को कुछ याद नहीं रहता, तुरंत रंग बदल देते हैं। वही इंदिरा जी जिन्होंने सम्मानित किया उसको, और वही जब पहुंचा तो पार्लियामेंट के बाहर उसको भगा दिए। कौन हो तुम? अखबार का लिए थे पेज कि देखो हमको ये सम्मानित किया, अरे कह रहे ऐसे रोज करते हैं किसी ना किसी को, ये हाल रहता है, समझे? उसको कितना लंबा समय लग गया सम्मान मिलने में, जब मूवी आई उसके बाद सम्मान मिला, बाकी तब भी नहीं लोग जानते थे उसको। माझी द माउंटेन में जब मूवी आई उसके बाद जाना है लोगों ने, उसके पहले तक कोई कोई जानता, जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको पता रहता था, स्थानीय स्तर पर वो बनकर रह गया था। तो सोचिए मूवी का कितना प्रभाव रहता है। किताब भी अगर लिख गई होती तब किताब से ही पॉपुलर नहीं होते। तो ये होता है सिनेमा का प्रभाव, समझे? इसलिए आपको पता है कि सिनेमा में प्री सेंसरशिप लगाई जाती है, यानी पहले मूवी ब्रॉडकास्ट के पहले देखी जाती है, उसमें सुधार किया जाता है, तब जाकर रिलीज की जाती है। लेकिन
इसका शॉर्टकट निकला, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस पर कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे अपलोड कर दो। इससे समाज में क्या है, एकदम फूहड़ता फैली हुई है, बर्बाद हो रहे हैं सब यंग एज के लोग, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमाई तो हो रही है लोगों की, जितना मूवी में नहीं कमाते उससे ज्यादा यहाँ कमा ले रहे हैं, लेकिन इससे समाज की छवि क्या हो रही है, समाज तो एकदम गर्त में जा रहा है पूरा, उसकी चिंता नहीं है किसी को। तो इस पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन सरकारें बैठी हुई, सरकारों को भी मिल रहा है पैसा, क्या दिक्कत है। सेंसरशिप होनी चाहिए, न्यूज़पेपर में हो या ना हो, लेकिन इस पर होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में है, फ्री नहीं है, बाद में है, कोई गलत चीज हो जाएगी उस पर आप कह सकते हैं, तो उसका सेंसर किया जाएगा। किताबों पर बाद में है, लेकिन न्यूज पर, इस पर, फिल्मों पर फ्री सेंसरशिप है। ठीक है, लिखिएगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की भौगोलिक दशा, जम्मू कश्मीर क्षेत्र की भौगोलिक दशा बृहद, जटिल और पर्वतीय है, बृहद, जटिल और पर्वतीय है। जिस कारण से यहाँ पर, जिस कारण से यहाँ पर, जिस कारण से यहाँ पर परिवहन व्यवस्था का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया, परिवहन व्यवस्था का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। और यहाँ की उच्चावची स्थिति, मतलब ऊंच नीच, कहीं पहाड़ तो कहीं घाटियां, जिस कारण से यहाँ की उच्चावची स्थिति व घने वन, व घने वन, उच्चावची स्थिति व घने वन आतंकवादियों के छुपने के लिए, आतंकवादियों के छुपने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। हो गया। यानी कि आप देखेंगे अगर जम्मू कश्मीर में, तो वनों की सघनता बहुत ज्यादा है, वहां पर घने वन दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, पर्वत है, हर जगह जगह ऊंचाई, नीचे जमीन है। इस कारण से क्या होता है, मान कर चलिए कि आपके सामने एक टेररिस्ट भाग रहा है, ठीक है, अब आपकी गाड़ी वहां नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि वो पर्वत है। तो वो खड़ा होता है पहाड़ पर और टाटा बाय बाय करके जाता है आराम से। अब उसको आप कर क्या लेंगे, कुछ नहीं, आप भी तो पैदल ही जाएंगे उसके जैसा, है ना। और उनको ज्यादा अच्छी जानकारी है, वहां की ज्यादा अच्छी समझ है उनको उस क्षेत्र की। तो यही दिक्कत है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सबसे जरूरी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़कें होनी चाहिए, पूरे में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और इसके अलावा फिर स्थानीय लोगों का सहयोग भी मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई आतंकवादी है, वहां के स्थानीय लोग ही उसको छिपा रहे हैं अपने घर में, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए उसने कहा कि हम देखो भाग गए थे, उस समय जबरदस्ती भगाया गया था, और हम तुम्हारे मौसी के लड़के हैं, हम यहीं रहेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। अब रह थोड़ा रिश्तेदार बनकर, पता क्या कि आया किस लिए, वो तो तब पता पड़ता है जब कारनामे कर जाता। अब वो किया, तो जिस घर में बैठा था सेना उसको भी उड़ाएगी, क्योंकि सेना के पास ये अधिकार है। तो सेना फिर एक दो को नहीं ढूंढती, तो पूरे घर को टारगेट करती है। फिर उनके दिमाग में जो बच जाता है एक दो लोग, वो उनके दिमाग में नफरत की, देखो सेना ने हम पर क्या किया, गोलाबारी की। अब उनको ये समझ में नहीं आता कि गोलाबारी की क्यों, इसलिए की क्योंकि आप एक आतंकवादी को अपने घर में बैठाए हुए थे, इसलिए सेना ने गोलाबारी की। उनको इससे कोई मतलब नहीं, ये सोचते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारा घर तबाह हुआ किसकी वजह से, सेना की वजह से। तो ये नफरत किसके प्रति होगी, सेना के प्रति। यही चीज है। इसलिए किसी को घर में पनाह दो, लेकिन उससे पहले चेक कर लो कि वो व्यक्ति वास्तव में है क्या, काम क्या करता है ना, तब उसको घर में रखो। पता पड़ा किसी चोर को बैठा रहे हो घर में, और पुलिस पूरे घर को पकड़ लेगी कि ये पूरे नेटवर्क चला रहे हैं। लिखिए, अगला लिखिए, सीमा पार से मिल रहा समर्थन, सीमा पार से मिल रहा समर्थन। समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए
कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा होना नहीं है जिंदगी में, लेकिन समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे होते, दोनों ही देशों के नेताओं के बीच एक आपसी समझ होती और साथ में दोनों ही देश साथ में विकास करना चाहते। तो ये जो आतंकवादी है, आतंकी समर्थन मिल रहा है इनको, मान लीजिए सीमा के उस पार से इनको क्या हो रहा, फंडिंग हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र मिल रहे हैं, गोला बारूद मिल रहे हैं, तभी तो यहाँ पर आतंकवादी पनप रहे हैं। और अगर दोनों देश सहयोग के साथ बढ़े तो आतंकवादी को 2 मिनट में समाप्त कर दिए जाए। क्योंकि किसी भी इंसान को अगर आपको तोड़ना है तो सबसे अच्छा उपाय है उसकी आर्थिक कंडीशन तोड़ दीजिए। जैसे जिन माता पिता के बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाएं, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, संपत्ति से पहले बेदखल करें, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि भविष्य में मुझे इस घर से कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, जहां जहां से जिनसे रुपए मिलता है उधार होते हैं ना माता पिता, पहले कह जाते हैं कि अगर वो मांगने आए 1 रुपए मत देना, और देना तो हम तुम्हारा चुकाएंगे नहीं। आर्थिक स्रोत बंद कर दीजिए। जब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आएगा घर लौटते हुए, फिर उसको लगेगा कि नहीं, फिर कहते सुबह का भूला शाम को आ गया। ये भूले नहीं आते हैं, इनके जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, इसलिए आते हैं ये, है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से भागता है, जब उसकी आर्थिक कंडीशन खराब होने लगती है तो उसको फिर याद आता है घर, तब वो घर की ओर भागते हैं। और इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना बन गया हो, अगर उसके स्रोत खत्म कर दिए जाए तब उसको याद आता कि नहीं, मैं अच्छा नागरिक बनूंगा, अब मैंने बहुत गलत काम कर दिए हैं। इसीलिए अगर किसी भी रूप में हमको यहाँ सीमा पार समर्थन जो मिल रहा है ये बंद हो जाए तो हम आतंकी गतिविधियों से आसानी से निपट सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, जो कि बहुत प्रेम करता है भारतीयों से, अब वो हमेशा पैसे देता रहता है, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं, आतंकवादियों को कहता तुमको अस्त्र शस्त्र चाहिए, बताओ कौन से ब्रांड का चाहिए, ले जाओ AK-47, इससे भी लेटेस्ट आया है, ये वाला यूज करो इस बार। बम चाहिए, ये लो, RDX 300 किलो, ये लो तुम। हाँ, जो चाहिए हो तुमको, बस आटा मत मांगो, तेल चावल मत मांगो, तुम ये बताओ चाहिए क्या है। RDX चाहिए तुमको, और हाई लेवल रडार चाहिए है, यहाँ तक कि कहो तो फाइटर प्लेन भी तुमको दे दिया जाए अगर तुम्हारी पहुंच अच्छी है तो। इस तरह का है, तो वही चीज है। और ये समर्थन जो मिल रहा है, ये समर्थन हम लोगों के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान इनका बहुत समर्थन करता है, पूरे कैंप जो वहां पर आतंकी समुदाय जो है, जिनके लीडर हैं, वहां पर अच्छी अच्छी पार्टियों से ऊपर हैं उनका कद। यानी पार्टी के जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी बात मानते हैं, सेना इनकी बात मानती है। इस लेवल पर है वहां की स्थिति। तो आप समझ सकते हैं इनसे कोई टकराने की हिम्मत ही नहीं कर सकता है। कुछ नेता आते हैं अच्छे, इनको लगता है कि नहीं हम संबंध सुधारें, लेकिन संबंध जैसे सुधरते हैं या तो प्रधानमंत्री वहां जाएंगे या वहां का कोई यहाँ आएगा। जिस दिन आते हैं, आज आज नहीं हमेशा देख लीजिएगा, जब आएंगे तब उसके अगले ही दिन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो जाएगा, तुरंत का तुरंत, या तो आने से पहले हो जाएगा। आतंकी चाहते ही नहीं कि दोनों लोग मिल पाए, क्योंकि ज्यादा मिलेंगे तो हो सकता कि आपसी प्रेम बढ़े, तो हो सकता फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। इसलिए वो मिलने ही नहीं देना चाहते कभी भी। इसलिए आप देखेंगे जब भी मीटिंग होगी, अनाउंस होगा कि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, वहां से आने वाले हैं, या फिर किसी और कंट्री में मान लीजिए संघाई सहयोग संगठन हुआ, वहां प्रधानमंत्री और वहां के प्रधानमंत्री मिलने वाले होंगे, तो यहाँ हमला हो जाएगा। क्यों? ताकि मिले ना, यही मेन चीज है। समझ पा रहे इस बात को। उसके बाद पिछले 2-3 साल से तो ये सीमा नाम से सीमा हैदर है, उन्हीं को कहीं जासूस बता दिया, कहीं कुछ बता दिया, कहीं कुछ बता दिया। पता पड़ा इतनी पॉपुलैरिटी तो उनको पूरे जीवन में ना मिलनी थी वहां पाकिस्तान में, जितनी एक सीमा क्रॉस करके दूसरी सीमा यहाँ आ गई, वो पॉपुलर है पूरा। उसके बाद फिर इस पर ध्यान गया कि ऐसे भी हो सकता है, फिर पता पड़ा म्यांमार से, फिर श्रीलंका से। तो भारतीयों का जो प्रेम है बाहरी लोगों के लिए ज्यादा जाग रहा है। वैसे भी आबादी इतनी है देखें, उसके बाद जब ऐसे कारनामे करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर कहेंगे रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ के लोग नहीं जाते हैं, वहां के ज्यादा आते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा रहता है। सोचिए सोशल मीडिया की वजह से ये हो रहा है। और इसको हमारी मीडिया तो और है, उसके पास कोई काम ही नहीं है। हमारी मीडिया को तो स्टोरी चाहिए, फिर इस पर ब्रॉडकास्टिंग होती है। इतना ही नहीं, वहां जाकर घर में बैठकर जो नेशनल टेलीविजन है, वो जाकर वहां बैठकर चाय पीते हैं और पूछते हैं आप चाय बना लेती हैं। मतलब वहां पता नहीं चाहते क्या है, इस लेवल पर। तो ये हाल है हमारी मीडिया का। मीडिया हमारे देश को विनाश की ओर ले जाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। तो हम वही तो बता रहे हैं, यही होता ही यही है। ये मुद्दा था डिस्कस करने वाला, और सच में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है या जो भी है, लेकिन इसके बाद अगर कोई ऐसा आ गया तो, या फिर और भी ऐसे होंगे, इनका तो पता पड़ गया।
इन्होंने तो पॉपुलैरिटी पा ली, तुरंत यूट्यूब चैनल बना लिया, पैसे भी आने लगे बैठे बैठे, है ना। और उसके बाद इंस्टाग्राम भी है, पॉपुलैरिटी मिल गई, न्यूज चैनलों ने इनको पूरा देश में रायता फैला दिया। इससे मोटिवेट होकर कई लोग और बाहर थे, उनको भी लगा नहीं हम भी बाहर जाएंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा, हम भी सेलिब्रिटी बन जाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी बैठी है ना, उसमें से 100 करोड़ तो फालतू लोग हैं, वो तो हमको देखेंगे ही देखेंगे, है ना। और उससे पैसा आएगा, बढ़िया काम भी नहीं करना है, फेमस भी हो गए हैं। यही तो चाहिए जीवन में आदमी को, क्या चाहिए, नेम फेम, दोनों चीजें मिल रही हैं, सेलिब्रिटी बन गए, बिना मूवी बनाए हुए बिना स्ट्रगल किए हुए सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो ये चीज चल रही है। इसलिए हमारी मीडिया थोड़ी ज्यादा बेकार से उसको मतलब नहीं है, उसको इस सबसे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि ऐसे कौन सी न्यूज है जिससे मामला उछल जाए, समझ पा रहे हैं इस बात को, उसको इस सबसे मतलब नहीं है। अभी देख रहे थे वहां अमेरिका में, अमेरिका की जो मीडिया है, प्रधानमंत्री जी से सीधे सवाल पूछा ना, ये होता है मीडिया का काम, मीडिया डर कर नहीं काम करनी चाहिए। वहां की मीडिया इतनी फ्री है कि वहां के राष्ट्रपति को रोना आ जाता है जवाब देते देते, ऐसी स्थिति है। इतना ही नहीं, कटाक्ष करते, सम्मान सम्मान सब साइड कर देते हैं, सीधे पूछते हैं आप ये बताइए आपने ये किया क्यों। अब वो बोलने लगते, राष्ट्रपति जवाब देते, बीच में ही टोक देते हैं, तो क्या आप मानते हैं आप गुनहगार हैं इस लेवल पर। यहाँ पर पहले सजाएंगे प्रस्तावना, आज हम प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है, मतलब सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, पहले से ही मान लेते कि हम बहुत छोटे व्यक्ति हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आपको तो पूरी दुनिया जानती है, आप पूरी दुनिया के नेता है, भारत के ही नहीं, बस नहीं चलता ही तो कहते प्रधानमंत्री जी आप तो ग्लोबल लीडर, ग्लोबल तो थोड़ी गैलेक्सी के लीडर है, पूरी दुनिया ही आप चला रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आपने बनाया हुआ है। इस स्तर पर हमारी मीडिया है, समझ पा रहे। दो तरह की मीडिया है, एक मीडिया है जो एकदम छोटा सा प्रधानमंत्री को छींक भी आएगी ना उसको बढ़ाएंगे, आज प्रधानमंत्री ने छींका और एक रात हिल गया। और दूसरी होती है जो बड़ा काम भी करेंगे उसको छोटा दिखाएगी कि प्रधानमंत्री जी ने लिया है डिसीजन लेकिन इसका कोई फायदा नहीं देश को। तो ऐसे है, कोई न्यूट्रल है ही नहीं, न्यूट्रल वाले खत्म ही हो गए हैं, दूरदर्शन वगैरह जो डीडी न्यूज हुआ करते थे वो खत्म है, आज कोई देखता ही नहीं है, समझ पा रहे हैं इस बात को। और देखने वाले यही हुआ है सब, पढ़े लिखे, डिबेट देखेंगे। तो वही तो हम बता रहे हैं कि ये हाल है आजकल मीडिया का। अब मीडिया सोचिए कितनी खुश है, 160 में नंबर पर आकर भी उसको रत्ती भर शर्म नहीं है, गर्व से कहती है कि हम ये काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, समझ पा रहे हैं इस बात को। ये होती है स्थिति, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन वही है कि ये सब चल रहा है। अब वो भी इसलिए करते हैं, उनको पता है कि आज जब जिस दिन वो न्यूज देंगे उस दिन आप देखेंगे नहीं। अधिकांश लोग अगर न्यूज देखेंगे ना, न्यूज में आपको लगेगा कि भारत तो चीन को लगता है अभी पकड़ने ही वाला है पूरा, है ना। अब पुलवामा जैसी घटना हुई उसका आज तक कोई सुराग ही पता नहीं है कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, सब गायब है पूरा, जांच आज। तो हाईलाइट कहाँ से होगा, दिक्कत तो ये जब कमियां खुद में होती है तो वो थोड़ी दिखाई जाती है, मीडिया को पैसा इसी चीज का तो मिलता है, यही तो दिक्कत है। अगला पॉइंट ये लिख लिया, लिख लीजिए इसमें, लिखिएगा। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी संगठनों द्वारा देश के आंतरिक भागों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, देश के आंतरिक भागों में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण, आतंकियों को प्रशिक्षण, गोला बारूद व वित्तीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्या लिखा, आतंकवादियों को प्रशिक्षण, गोला बारूद व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिस कारण से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, जिस कारण से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार बढ़ता रहा है। हो गया, अगला लिखिएगा।
स्थानीय समूह द्वारा आतंकवाद को स्वीकार करना। स्थानीय समूह द्वारा आतंकवाद को स्वीकार करना, समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए आप जहां पर रहते हैं वहां पर अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो चोर है या अपराधी है, तो आप तुरंत अलर्ट रहते हैं इस चीज को लेकर और तुरंत इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, पुलिस को देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो व्यक्ति अपराधी है, इसलिए सूचना किसको देनी चाहिए, पुलिस को। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप उसको समर्थन देने लगे तो क्या हर चीज पुलिस को पता पड़ पाएगी? नहीं पड़ पाएगी, बल्कि वो चोर अपना एक ग्रुप बनाने लगेगा वहीं पर और भी अधिक विस्तारित रूप लेने लगेगा। यही समस्या है। दरअसल आतंकवाद इसलिए भी फैल रहा है क्योंकि वहां के बहुत सारे स्थानीय समुदाय ऐसे हैं जो इस चीज को समर्थन प्रदान करते हैं। अगर कोई आतंकवादी यहाँ आतंक फैलाने आता है, मान लीजिए पुलवामा में जो अटैक हुआ वो 300 किलो आरडीएक्स लेकर अगर आया है, तो ऐसा तो है नहीं कि स्थानीय लोगों का समर्थन न रहा हो। क्या 300 किलो छोटी चीज होती है? पूरी गाड़ी भरकर आरडीएक्स लेकर आना और इस तरह से ब्लास्ट कर देना, ये बहुत बड़ी चीज थी। इसका मतलब है आरडीएक्स जम्मू कश्मीर का तो था नहीं, आया तो सीमा के पार से होगा। तो सीधी बात यह है कि जब स्थानीय समुदाय समर्थन प्रदान करने लगता है तो इन लोगों को पकड़ पाना या इन लोगों को रडार पर रख पाना ये पुलिस के लिए, सेना के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कम से कम जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको प्रॉपरली इस चीज को क्या करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए। चाहे जितने सगे संबंधी हो, कुछ भी हो, किसी भी स्तर पर उनको समर्थन नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जिस पर डाउट है तो वहां के स्थानीय समुदाय को तुरंत सूचना देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आतंकवादी जो हमारे देश के अंदर है उनको हम तुरंत पकड़ पाएंगे। यही तो जरूरी है। पता पड़े एक आतंकवादी 2 साल से रह रहा, प्लानिंग कर रहा हो और आम नागरिकों की तरह रह रहा, जबकि सबको अगल बगल वालों को तो पता ही रहता है वो किसके यहाँ चाय पी रहा, कहाँ बैठ रहा है। सब तो ऐसा तो है नहीं कि सब अनजान रहते हो। इतना तो पता रहता है कोई व्यक्ति नया आया है, 6 महीने से रह रहा है यहाँ पर, निकलता भी नहीं है और कहीं तार वायर वगैरह खरीद रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कोई प्रयोग कर रहा है, सब तो जानकारी होती है ना। तो इसका अगर तुरंत सूचना दे दी जाए तो आतंकी घटना को रोका जा सकता है। तो एक बड़ी समस्या ये है आतंकवाद में जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, ऐसी आबादी मतलब 2-4% ही होंगे, वो इनको समर्थन प्रदान करते हैं और इस समर्थन के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगातार बढ़ता रहा है। हालांकि अब तो काफी अच्छी स्थिति है। जब से जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार का अस्तित्व जो समाप्त हुआ है उसके बाद से स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है। पहले हर चीज में पुलिस होती थी, आगे राज्य सरकार होती थी, मुख्यमंत्री होता था तो और विशेष अधिकार भी दिए हुए थे। इन सब कारणों से हमारी सेना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाती थी, लेकिन अब सब कुछ सेना के हाथ में है। तो सारा कुछ कहां से, ऊपर से यानी गृह मंत्रालय से क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? लिखिएगा, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय एक अधूरा विलय था, एक अधूरा विलय था जिसे संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा मतलब जम्मू कश्मीर का जो संविधान निर्माण करने वाली सभा थी उसकी बात कर रहे हैं, जिसे संविधान सभा द्वारा पूर्ण किए जाने का प्रयास किया गया था। लेकिन वहां की जनता द्वारा, लेकिन वहां की जनता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव ना हो सका, लेकिन वहां की जनता द्वारा स्वीकार किया जाना संभव ना हो सका। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो मतलब उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाए, जो हमने आपको कल भी बताया था, जिनने कल की क्लास की है। हमने यही बताया था कि वहाँ के स्थानीय लोगों की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना। उन्हीं प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया कि हम भारत के ही अभिन्न अंग है। तो इसका मतलब है वहाँ के लोकल लोगों की जो सहमति थी वो शायद नहीं मिली है। ये भी एक चीज है, देखिएगा। इसी कारण से, इसी कारण से वहां पर आज भी कुछ ऐसे तत्व हैं
जो आतंकी विचारधारा से प्रेरित हैं, जो आतंकी विचारधारा से प्रेरित हैं। हो गया। और इन सब से आगे जो अगला पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, सीधे सीधे लिखिएगा, पॉइंट मत लिखिएगा, सुन लीजिए। दरअसल जब लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में कई सारी पार्टियां होती हैं, और जहां कई सारी पार्टियां होती हैं वहां स्पष्ट है कि आप जो बात करेंगे दूसरी पार्टी उससे अलग बात करेगी, तभी तो उसको जनाधार मिलेगा। अगर सब एक ही विचारधारा पर काम करने लगे, मान लीजिए हमारे देश में जो जो पार्टियां हैं सब एक स्वर में एक ही चीज बोलने लगे, तो किसी की दाल गलेगी? नहीं गलेगी। दूसरा कहेगा जहां सत्ता में बैठे हम भी तो यही काम कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। तो जब लोकतंत्र में कई सारी पार्टियां होती हैं तो कई सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग मांग होती है। ये राजनीति जम्मू कश्मीर में भी है, वहां कई सारे दल हैं और सभी दल अपने अलग अलग विचारधारा से प्रेरित हैं। तो इन सभी ने भी क्या किया है, वहां पर इस चीज को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। और जहां हमने जम्मू कश्मीर लिखाया है, इसका मतलब है 2019 के पहले का जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, यानी लद्दाख उसमें क्या है, शामिल है ऑलरेडी। ठीक है, लिखिएगा, सीधे सीधे लिखिए उसमें। जम्मू कश्मीर में पृथक पृथक राजनीतिक दलों का होना, राजनीतिक दलों का होना जिस जिनके हित भी अलग अलग हैं। हो गया। अगला लिख लीजिएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ापन। आर्थिक रूप से पिछड़ापन। हो गया, समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं जैसे किसी के पास कोई काम नहीं होता है ना, तो उसको कोई कहेगा चलो घूम कर आते हैं, तो साथ में चल देते हैं तुरंत, चलो इसी बहाने कुछ काम है ही नहीं। पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वैसे ही पढ़ते नहीं होगे, मन तो छोड़ दो। तो जैसे किसी ने कहा आओ चलो चाय पी कर आते हैं मार्केट में घूम कर, तो कहे चलो चलो, हम तो यही चाह रहे थे, कोई तो बोले नहीं चलो मार्केट तक, इसी बहाने फ्री की एक चाय मिल जाएगी। इसी प्रकार से जब कि रोजगार नहीं होते हैं किसी क्षेत्र में, तो वहां के लोग खाली बैठे होते हैं, कोई काम नहीं होता है, तो कोई आतंकवादी है, तो उसने कहा आओ चलो एक काम करते हैं, तुमको हम कैंप पे दिखा कर लाते हैं, हमारी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, पता पड़ा, ले गए। अब वो एकदम बंदूक जिसने कभी शौक रहा चलाने का, उसको वीवीआईपी बंदूक तुरंत उठाने को मिल गई। अब वो प्रेरित एकदम कि आज से तो यही काम करूंगा, है ना, यही चाहिए था। तो वही चीज है कि जहां बेरोजगारी होती है, रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, वहां पर लोग इस कारण से भी अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई काम तो है नहीं, और दूसरे ने उनको क्या किया, मानसिक रूप से प्रेरित कर दिया, यानी ब्रेन वॉश कर दिया, तो वो इस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा, इसलिए आप देख रहे हैं जब से 2019 से जम्मू कश्मीर पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से सरकार ने सबसे ज्यादा वहां विकास कार्यों पर बढ़ावा दिया है, इंडस्ट्रियां लगवाने पर ध्यान दिया है, वहां की सड़कें बनवाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर भी उग्रवाद है, जहां पर भी आतंकवाद है, उसको दूर करने में सबसे जरूरी होता है आर्थिक विकास। आप अच्छी सड़कें बनवा दीजिए, सभी को रोजगार दे दीजिए, जो व्यक्ति सुबह से काम पर जाएगा शाम को थक कर आएगा, वो बंदूक चलाएगा कि सोएगा? सीधी बात है। यही चीज है, जिसके पास काम नहीं होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर के नेताओं को चाहिए आबादी, इसलिए वो रोजगार नहीं देते हैं, है ना। फिर उनकी रैलियां देखने कौन जाएगा अगर सबको रोजगार दे दिया तो वही तो बता रहे हैं, सबको काम मिल जाएगा तो उनकी रैलियों में आप कहाँ जाएंगे? भीड़ कैसे दिखेगी? फिर कैसे दुनिया के सबसे महान नेताओं की श्रेणी में आएंगे? भीड़ चाहिए ना। भीड़ में सब कैटेगरी के लोग चाहिए, बुजुर्ग भी चाहिए, युवा भी चाहिए, महिलाएं भी चाहिए, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी चाहिए, ताकि लगे कि नहीं नहीं सबको ये भागीदारी, सब लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आएंगे? रोजगार खत्म करो, काम ही नहीं दो, तो सबसे अच्छा काम क्या है? यही। इसलिए सरकारें इस बात पर विशेष ध्यान देती हैं कि सबको रोजगार ना मिलने पाए, तो एक बड़ी आबादी हमारे लिए बैठी रहे। और फिर जो नहीं आते भी तो उसको पैसे दिलाया जाता है। श्रमिक हैं जो बेचारे सुबह से काम ढूंढने जाते हैं, लेबर, उनको कहा जाता है आज 500 मिलेंगे, खाना मिलेगा, सब व्यवस्था वहीं पर है। कहाँ पर? जहाँ पर आज रैली होने वाली है ना, सबसे आगे उन्हीं को खड़ा, और उनको टास्क दिया जाता है, उनको कहना है चिल्लाना है तुमको,
जोर जोर से नारे लगाने हैं। बस वो करते हैं बेचारे। 500 रुपये भी नहीं मिलते शाम को, खाना भी नहीं मिलता, एक बिस्कुट पकड़ा देते हैं, पार्ले जी, ये लो। वो कहते खाना ना बन ही नहीं पाया, कहते पैसे आए ही नहीं है। हम इन लोगों से मिलते रहते हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो बताते हैं। कहते हैं बुला लिया था सुबह से, 8 बजे हम आए थे यहाँ पर, सबको अनाउंस किया कि आज सब व्यवस्था वहीं पर है। अब पहुंच गए हम लोग सुबह 8 बजे से, वहीं पर बैठे हुए हैं और दिन भर नारे लगवाए हम लोगों से। एक पार्ले जी दिए, एक बोतल पानी दे दी, बोतल भी नहीं दिए, कहा एक बोतल में 4 लोग पी लेना। उसके बाद शाम को जब कहा खाना, तो कहा खाना बन ही नहीं पाया है, कारीगर ही नहीं है खाना बनाने वाले। कहा अच्छा ठीक है चलो 500 तो मिलेंगे, 500 कहाँ है, वो दिए ही नहीं है, पार्टी ने ही नहीं दिया रुपए, हम कहाँ से दे। अगली बार आना, अगली बार जरूर देंगे। इस स्तर पर काम होता है, समझ रहे। कभी जाया करो रैलियों में, थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ वही हम बता रहे हैं। सोचिए कुंभ मेला लगा हुआ है, अगर यहाँ भंडारा ना हो, दो चार चीजें यहाँ से हटा दीजिए, सरकार की सुविधाएं हटा दीजिए, भंडारा हटा दीजिए, और फिर देखते कितने भागते हैं, कितने लोग जाते हैं। सेल्फी की, मोबाइल फोन बैन कर दीजिए, कोई फोटो नहीं लेगा। 1 करोड़ लोग एक महीने में स्नान कर जाए तो गारंटी है नहीं करेंगे। क्यों? भंडारा, फोटो भी खींचते हैं, भंडारा भी चाहिए, है ना। अब मान लो खाना पीना ना मिला, तो कौन जेब से 500 रुपये लगाएगा यहाँ से जाते समय, खाते समय? कोई लगाएगा? नहीं लगाएगा। अधिकांश विद्यार्थी हैं, उनका तो फिक्स रूट है, कहते 2 घंटे बनाने में लगता है, इससे अच्छा वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट है, अच्छा खाना मिल रहा है, बिठा कर खिला रहे हैं, वैरायटी है खाने में, खाने जाते हैं। सुबह 1 घंटा 2 घंटा के लिए निकल जाते हैं, सलोरी बघाड़ा के पास रहते हैं, आराम से खा पी कर आते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो विशेष सुविधाएं यही सड़कों पर दी गई हैं, जगह जगह कोई बांट रहा है, वहीं पर खा देते हैं, है ना। नहीं ठीक है, करो, अच्छा है। अभी नहीं कर, और इसके बाद शादियों का सीजन भी आने वाला है, उसमें भी फिर किसी होटल में चले जाते हैं, अगल बगल वाले होटल में। प्लेट लेट तो नहीं कराया जाता है। अब होना ये चाहिए कि एक फोटोग्राफर इसके लिए रखना चाहिए शादियों में। उसका काम ये रहेगा, जो फ्री पद में खाने आया है, उसकी फोटो बनाकर बकायदा उसको कहाँ दिखाया जाना है कि देखिए ये इनको बुलाया नहीं गया, लेकिन ये फिर भी आए हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन लगवा दी जाए, इसी तरह का बोर्ड, उस पर जहां से चेहरा आया, नाम ये, उम्र ये, रंग ये, काम फ्री में खाना खाना, बिन बुलाए शादियों में जाना। उसके बाद तो फिर पॉपुलर हो जाओगे, फिर तुम लोगों की फोटो हर कोई रखा करेगा कि ये तो नहीं आए हैं, मैच किया जाएगा। जैसे पीएम जहाँ जाते हैं मैच किया जाता है, किस किस को बुलाया गया, कौन है या नहीं, थंब लगाकर वहां पर भी चेक किया, ये तो नहीं दिख रहे हैं, है ना। ऐसे ग्रुप बने होते हैं सब लोगों के, सब चीजों के ग्रुप होते हैं। जैसे एक 13वीं का कल्चर है, 13वीं में ब्राह्मण भोज कराया जाता है, तो ब्राह्मण ढूंढने से नहीं मिलते हैं, तो कुछ लोगों ने संगठन बनाया हुआ है कि उनको फोन करो, वो लीडर है, वो जितने ब्राह्मण चाहिए पूछते कितने चाहिए, उन्होंने कहा 25, ठीक है पहुंच जाएंगे। फीस क्या है, पेमेंट क्या है, उन्होंने कहा 8,000 10,000, आराम से पहुंच जाते हैं, मस्त खाया, वो भी खुश कि मैंने ब्राह्मण भोज करा दिया। उसको पहले खोजना पड़ता जगह जगह जाकर, बड़ा बड़ा ब्राह्मण मिल ही नहीं रहे हैं, ये समस्याएं हो जाती हैं। तो हर चीज में बिजनेस ढूंढो, सीधी बात ये है। तभी वो अमेरिका की तरह का तरक्की करना है, तो हर चीज में बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। अब कुछ लोग सारी हदें पार कर दी हैं, कोई मर जाता तो मर्दजनक वीडियो बनाते हैं उसको साथ में, देखिए देखिए अब जाने वाले हैं। देखिए बस 1 सेकंड और इनके पास बचा हुआ है, अंतिम समय में हम दिखा रहे तस्वीर आपको। पता पड़ा वो बेचारा मर्द आगे सोच रहा होगा कितनी नालायक मेरी औलाद थी, और मैं समझ नहीं पाया इसको। ऐसा भी होता है, सब चलता है। लिखिए अगला। अब इसके लेकर सुझाव क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़ापन। अब लिखिए सुझाव। अब इसमें लिखना क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, बस हो गया। तो हेडिंग बना दी तो अपने आप लिख लेना, थोड़ी बहुत तो अपने आप लिखते रहा करो। अब लिखो सुझाव। तो क्या है सुझाव, इसके क्या हो सकते हैं?
जो आप बता रहे हैं ये लॉन्ग टर्म सुधार होते हैं, समझे? जैसे आज आप लोगों को पढ़ाया जाए तो क्या कल कलेक्टर बन जाओगे? एक दिन जरूर बन जाएंगे, उस एक दिन से पहले पता नहीं कौन कौन से रास्ते पर कौन निकल जाएगा, है ना? तो यही होता है, शिक्षा स्वास्थ्य इन पर काम करेंगे, लेकिन इनको काम करने में, इनका काम होने में टाइम लगता है। सबसे जरूरी क्या है? जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां से ये घुसपैठिए आ कैसे रहे? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वहां पर चौकसी बढ़ानी चाहिए, फेंसिंग की जानी चाहिए, पूरा लामबंदी करनी चाहिए, यानी कोई यहाँ से इधर उधर ना आ पाए, ये चीज। ठीक है, होता रहता है। देखिए तरीका होता है, पाकिस्तान को पता है कि हम सबको रोजगार नहीं दे सकते हैं और अपने देश की गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा इसका एक नया तरीका खोजा। क्या तरीका है? देश आबादी बढ़ रही है, उसने कहा हम आबादी को घटाएंगे। घटाने के लिए क्या किया? कैंप खोले हैं, आतंकी प्रशिक्षण केंद्र। वहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको जबरदस्ती भेजा जाता है कि तुम जाओ, तुम वहां मरो, ताकि उसके बाद हमारे यहाँ की आबादी क्या हो? कम हो। ठीक है, उनको आतंकवादियों को रोजगार दिए जा रहे हैं, तुम लोग क्या करो? दूसरे देश का नुकसान भी करो और साथ में अपने देश में आबादी कम हो, और जो बचेंगे, जो समझदार होंगे, ज्यादा समझदार, वो बैठे ही हैं अच्छे पदों में, वहां पर भी बैठे हुए हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अशिक्षित है या जो मूर्ख है, वही इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता है। अभी देख रहे थे यहाँ संगम आने के लिए ट्रेनों में पत्थर मार रहे हैं। सोचिए इतना इनको, मतलब इतने पाप इनने कर लिए हैं कि इनको इतना जल्दी है कि वही तो करेंगे। पढ़ा नहीं, इनमें से एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, इस तरह के हैं। क्योंकि पढ़े लिखे इंसान में क्या होता है, ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा इंसान अगर पढ़ गया तो उसका दिमाग बहुत परिपक्व हो जाता है, नहीं। वो ये जानता है कि मैं ये करूंगा पर सरकार मेरे साथ क्या करेगी, ये डर होता है। और जो अनपढ़ है, जिसने पढ़ा लिखा नहीं, उसको ये डर नहीं होता। वो सोचता है मैं वैसे घर में बैठा हूँ, वैसे वहां बैठूंगा जेल में, खाना मिलेगा ही आराम से साथी भी मिल जाएंगे, कोई हो सकता है नया गुट बन जाएगा, वहां बाहर निकलेंगे तो फिर कुछ बड़ा कारनामा करेंगे। ये होता है, समझे? लिखो, एलओसी पर पूर्ण लामबंदी। एक एक पॉइंट लिखते जाना, ठीक है? एलओसी पर पूर्ण लामबंदी, यानी कि एलओसी पर जो आवागमन है, इसको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? रोक देना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, द्विपक्षीय समझौते के द्वारा, द्विपक्षीय समझौते के द्वारा, द्विपक्षीय समझौते के द्वारा एलओसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्वीकार करना। यानी कि दोनों देश समझौता करें और इस बात को माने कि जो हम दोनों देशों के बीच जो एलओसी बनी हुई है, ये क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री मानने से ये हो जाएगा कि जैसे कोई देश किसी और देश में नहीं जा सकता है, वैसे ही इसको भी पार नहीं कर पाएंगे। अभी इसको इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं माना है। कारण क्या है? भारत को उम्मीद है कि हम लोग पीओके का क्षेत्र लेंगे, पाकिस्तान को उम्मीद है कि जो ये गुलाम कश्मीर है इस साइड, इसको हम वापस लेंगे। इसलिए दोनों कहते हैं कि नहीं, अभी इसको स्थायी नहीं मानना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इसलिए जब तक स्थायी नहीं मानेंगे, तब तक प्रॉपरली बैरिकेटिंग नहीं होगी, फेंसिंग नहीं हो पाएगी, घुसपैठ बढ़ती रहेगी। और अगर फेंसिंग हो भी तो फेंसिंग, जैसे मान लीजिए ये एरिया है, प्लेन है एकदम, यहाँ तो कैसे भी आप फेंसिंग कर दीजिए, कोई नहीं निकल पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप तार लगा रहे हैं, नीचे घाटी है, तो क्या करेंगे वहां पर? कुछ नहीं। या कहीं पर्वत आ गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसीलिए और दिक्कत है, क्योंकि वहां की जो जटिल भौगोलिक संरचना है, उसके कारण से फेंसिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। ठीक, अगला लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, कश्मीर क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना। कश्मीर के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना। अगला लिखिएगा, बुनियादी अवसंरचना को मजबूत
बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करना। यानी कि अगर हमको जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में शांति स्थापित करनी है और इन आतंकवादी गतिविधियों से निपटना है, तो उसके कई सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे पहला काम तो है कि एलओसी, जो कि दोनों देशों के बीच एक सीमा है, लेकिन ये अस्थायी सीमा है, यानी दोनों देश इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र पर घुसपैठ की संभावनाएं ज्यादा रहती है। दूसरा, अगर एलओसी पर आवागमन पूर्ण रूप से हम लोग प्रतिबंधित कर दें, तो इससे काफी हद तक हम आतंकवाद को रोक सकते हैं, लेकिन इसके दोनों देशों का सहमत होना ज्यादा जरूरी है। ऐसा होने नहीं वाला। तीसरी चीज है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से कम उन लोगों को जो हमारे कश्मीर के क्षेत्र में रहते हैं, उनको तो ये बता सकते हैं कि आतंकवाद किस प्रकार से हमारे लिए खतरा है, और आप जिनको समर्थन दे रहे हैं, जिनके साथ आप साठगांठ कर रहे हैं, वो आपके भी सगे नहीं है, वो आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। ये चीज तो हम समझा सकते हैं। और शिक्षा से हम ये समझा सकते हैं कि आप जिन आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, वो आप ही के जान माल के दुश्मन बन जाएंगे, और वही आपके आर्थिक पिछड़ेपन का भी कारण है, वही आपके आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं देने दे रहे हैं। इसके बाद हम वहां पर बेहतर सड़कें बनवा सकते हैं, ठीक है, बेहतर सड़कें हों, पाइपलाइन हो, पूरे में अच्छे रोड हो, अच्छे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तो इससे वहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जिस कारण से वहां के लोगों में सरकार के प्रति जो असंतोष है वो कम होगा, और जब सरकार के प्रति असंतोष कम होगा तो वो लोग मुख्य भूमिका में आएंगे, वो फिर आतंकवाद की जगह रोजगार के अवसर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, आतंकवाद को कभी भी खत्म नहीं लिखा करो, तो खत्म नहीं होती चीजें, कम कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, खत्म तो कभी नहीं होगा पूरी दुनिया से आतंकवाद। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कम कर दिया है बोलना। पहले तो जहां जाते थे एक ही चीज, आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बोलते बोलते सब लोग थूमते थे, कुछ लोग नींद भी आ जाती थी अपने नेताओं को, उन्होंने कहा कि अब नहीं बोलना, बहुत हो गया, इस मुद्दे पर नहीं बोलना। अब नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये होता है एक समय के बाद। पहले आप भाषण सुन लीजिए, उनके हर जगह यही आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, अब कम कर दिया, अब वो समझ गए इससे भी बड़े मुद्दे हैं दूसरे। ठीक, और आतंकवाद में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे लिए आतंकवादी है और उसको पाकिस्तान माला पहनाता है। अभी एक आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर यहाँ मुंबई हमले का था, उसको प्रधानमंत्री जी गए ना अमेरिका, उसको भारत भेजने के लिए सहमत हो गया है अमेरिका, उसको भारत भेजेगा। अब उसकी खिदमत यहाँ की जाएगी। एक तो हम लोग आतंकवादियों को इतनी सुविधाएं देते हैं, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि उन लोगों को लगता है कि मुझे 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है। बढ़िया एक अच्छी जेल में रखा जाता है, उस जेल में एसी 5 स्टार फैसिलिटी दी जाती है, जो चाहिए वो मिलेगा उसको तुरंत। अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट, जितनी सुरक्षा प्रधानमंत्री के साथ है उतनी उसके साथ रहती है। तो वो ये बताया जाता होगा वहां पाकिस्तान में कि देखो चिंता मत करो, वो कहते होंगे अगर हम पकड़े गए, कहते चिंता मत करो, तुम पकड़े गए, तुमको इतना अच्छा वहां सुविधाएं है कि तुम लोग मन नहीं करेगा आने का वापस पाकिस्तान। और बताते हो कि देखो इनको रखा गया था, इनको 10 साल रखा गया वहां, और इनको लग्जरी सुविधाएं दी गई, 10 साल बाद फांसी दी गई। तो अभी तुम्हारी उम्र क्या है, 40 है, जियोगे कितना, 60 साल, 50 साल, 10 साल वहीं रखोगे, कम से कम इतना सम्मान तो मिल रहा है जो तुमको यहाँ नसीब नहीं होगा। ऐसा बताया जाता होगा तब तो वो आते हैं बेचारे मोटिवेट होकर यहाँ पर। तो वही चीज है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है वो मरता नहीं है, मरते वही लोग हैं जिनको भेजा जाता है। जो मुखिया होता, कभी सुना उसने कि कोई मुखिया मारा गया, नहीं मरते हैं वो लोग, आराम से जीते हैं। लेकिन जो अनपढ़ है, अशिक्षित हैं, जिनकी घरेलू समस्याएं हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन लोगों को भेजा जाता है कि तुम लोग जाओ हमारे इस प्रयोग को आगे बढ़ावा दो। लिखिएगा, एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को, आदिल तुमको जाना हो, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले